हाय टॉपर्स, कैसे हैं। आज हम करने वाले हैं और इन्वायरमेंट चैप्टर 10 बायोलॉजी की क्लास 10 की है। ठीक है। तो उसको मैं अच्छी तरह आपको समझाऊंगी। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत आसान है, उसको आप आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं अपने अल्फाजों में उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगी। तो चलिए आइए स्क्रीन की तरफ। ओके, फर्स्ट टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ये इकोसिस्टम में होते हैं, वो हमारे पास इंक्लूड भी होते हैं और हमारे आसपास हमेशा होते भी हैं। ठीक हो गया। सो अब फर्स्ट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है। सो मतलब ये जो भी होगा ये लिविंग थिंग्स के ज़रिए होगा। तो बायोडिग्रेडेबल का जो डेफिनेशन है वो है ब्रेक डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं ना, उसके साथ ये चीज़ होती है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसके हिसाब से ब्रेक डाउन होती है। ठीक हो गया। सो अब ये क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, जैसे फंजाई होगी, बैक्टीरिया हो गया। ओके। तो जैसे अगर हमारे पास एक बॉडी है एनिमल्स की, या फिर अगर लीव्स वगैरह प्लांट्स हो, ठीक है, ज़मीन के ऊपर गिरे हो, तो वो गायब कहाँ से होते हैं। ज़ाहिरी बात है, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है। सो ये डिकम्पोजर भी इसमें ही आते हैं और अहम रोल जो होता है, इंपॉर्टेंट रोल, उसमें टेम्परेचर और सनलाइट होती है। ठीक है। जैसे अगर हमने बॉडी को रखनी हो ताकि वो डिकम्पोज ना हो जाए, तो हम उसको बहुत ठंड जगह में रखते हैं और डार्क जगह में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और सनलाइट उस पर ना आ जाए और उसको डिकम्पोज ना करवाए। तो टेम्परेचर और सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस वेस्ट में। उसके एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं आपको लिए, जैसे फूड वेस्ट हो, ट्रीज लीव्स हो, यूरिन, काउ डंग और पेपर, वुड, ये सारे जो हैं आपके पास, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल के ज़रिए वो ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक है। तो ये चीज़ें वही वेस्ट होंगे जो नॉन लिविंग थिंग होंगे, जो लिविंग थिंग के साथ उसका कोई वास्ता नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? ये सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इन्वायरमेंट में इनर्ट होते हैं। ठीक है। इनर्ट होंगे मतलब ये जो है बिल्कुल स्टेबल होते हैं, ना कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, ना रिएक्शन करते, कुछ भी नहीं करते। और ये इन्वायरमेंट में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रह जाते हैं। ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ भी नहीं होती ताकि उसको ब्रेक डाउन कर सके। जैसे डीडीटी को देखें। ठीक है। डीडीटी पेस्टिसाइड्स में यूज़ होती है, डी क्लोरो डी फिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। ये बहुत ही ख़तरनाक पेस्टिसाइड है, बहुत हार्मफुल है और टॉक्सिक भी है। आप जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, mercury, lead, arsenic, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, पॉलीएथिलीन बैग्स, ग्लास और रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं, ये सारे ऐसे वेस्ट हैं जो ब्रेक डाउन नहीं होते। और हमेशा मेजर पोल्यूटेंट्स की वजह भी यही होते हैं, क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं होते तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इनर्ट होते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? उनके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं? ये वेस्ट क्या करते हैं? नेचुरल ब्यूटी को ख़राब कर लेते हैं। ठीक है। जहाँ जहाँ पे गंद फेंकी हो तो वहाँ पे गंदगी होती है, तो वहाँ बहुत पोल्यूशन होता है। और क्या होती है दूसरी, ये है कि ये डिकम्पोजिशन वेस्ट जो होती है ना, बहुत गंदी स्मेल भी एरिया में स्प्रेड करते हैं। और ये वेस्ट जो होते हैं ड्रेन को भी ब्लॉक कर सकते हैं, वो सीवेज सिस्टम को जो कहते हैं हम। उसके बाद जो है आपको पता है कि ये है मस्कीटो की बहुत ज़्यादा तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो मस्कीटो जब ज़्यादा होती है तो मलेरिया और डेंगू की ज़रिए बनते हैं। ठीक है। सो ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए पोल्यूशन बनाते हैं। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल में वेस्ट जो होते हैं वो नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है। सो वेस्ट क्या हो जाएंगे, इधर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या है, ये वेस्ट जो है माइक्रोब्स या बैक्टीरिया के ज़रिए ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक हो गया। सो ये नॉट ब्रेक डाउन बाय माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं। और उसके बाद क्या है, बायोडिग्रेडेशन फॉर्म्स हार्मलेस एंड नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट्स। तो इसमें हार्मलेस होंगे, ठीक है, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और क्या होते हैं, नॉन पॉइजन भी होते हैं, नॉन पॉइजन। बट अब देखिए
इस नॉन बायोडिग्रेडेबल में मैंने बोला ना, जैसे रेडिएशन वेस्ट, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं वो तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो इसमें नॉन सच एक्शन, इसमें ये एक्शन नहीं होता, मतलब इसमें कुछ भी सेफ्टी नहीं होती। उसके बाद तीसरी क्या है, दे रिलीज रॉ मटेरियल्स बैक टू नेचर, ठीक है, तो आपको पता है ये जो है रॉ मटेरियल को नेचर में वापस दे देते हैं। सो रॉ मटेरियल्स बैक टू नेचर, रॉ मटेरियल्स बैक टू नेचर, ठीक हो गया। बट बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, बैक टू नेचर, बायोडिग्रेडेबल में ये कैस ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। इसमें वेस्ट जो है पल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को, और उसकी क्वांटिटी भी क्या होती है, मतलब कम नहीं होती, ठीक हो गया। सो ये वेस्ट जो होते हैं ये पल्यूट करते हैं, जैसे प्लास्टिक को देखिए आप, वो बिल्कुल भी मिलियन साल लगते हैं बट वो डिकम्पोज नहीं होता, सो पल्यूट द इन्वायरमेंट, ठीक है। सो ये इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पल्यूट करवाते हैं। और क्या है इसमें डिफरेंस, और ये होगा कि बायोडिग्रेडेबल में बायो कंसंट्रेशन डजेंट अकर, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, बायो कंसंट्रेशन डजेंट अकर, ओके। बट इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास बायो कंसंट्रेशन और बायो मैग्निफिकेशन अकर्स व्हेन वेस्ट इंटर फूड चेन, ठीक है। जैसे आप अगर आप देखें तो रिसेंटली जो एक्सपेरिमेंट हुई है उसमें प्लास्टिक्स जो है हमारे बॉडी में भी उसके जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो पाए जाते हैं, ठीक हो गया। सो ये जो है ये वेस्ट फूड चेन में भी इंटर कर सकते हैं। और बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल में ये है कि ये रिसाइकलिंग इसमें पॉसिबल है, ठीक है, अगर नेचुरली भी हो सकती है और ह्यूमन के ज़रिए भी हो सकती है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल में इसमें रिसाइकलिंग जो है पॉसिबल है, बट सिर्फ ह्यूमन एफर्ट से, नेचुरली नहीं हो सकता। बट बायोडिग्रेडेबल में नेचुरली भी हो सकता है, ह्यूमन भी कर सकते हैं, बट नॉन में सिर्फ ह्यूमन ही कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो साथ मिलाते हैं हम, प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, सोइल, एयर और वाटर, ये सारे साथ में हमारे लिए क्या बना रहे हैं, इकोसिस्टम, ठीक हो गया। सो अगर एग्जांपल भी दे दूँ, जैसे फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक और ग्रीनरी लैंड, ग्रीन लैंड, ये सारे इकोसिस्टम में ही आते हैं। एनर्जी और मैटर भी जो होते हैं हमेशा कंटिन्यूसली नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बिटवीन जो होते हैं वो हमेशा एक्सचेंज होते जाते हैं। इकोसिस्टम जो है नेचुरल और मैन मेड भी हो सकता है। एग्जांपल अगर मैं दे दूं, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, सी, रिवर, डिजर्ट के क्या होते हैं, ये नेचुरली होते हैं। अगर मैं मैन मेड की बताऊं, मैन मेड की जैसे वो इकोसिस्टम बनाते हैं, पार्क, क्रॉप फील्ड्स, गार्डन, एक्वेरियम, ये सारे क्या होते हैं, ये मैन मेड होते हैं, ठीक हो गया। अब इकोसिस्टम का क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे हमारे पास, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स ये होते हैं कि एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, ठीक हो गया, दूसरा होगा एबायोटिक। तो ये दो जो कंपोनेंट है ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक हो गया। तो बायोटिक में 3 टाइप्स होंगे। बायोटिक में प्रोड्यूसर होते हैं, एंड देन कौन से होंगे हमारे पास, कंज्यूमर्स भी होते हैं। और उसमें बायोटिक में क्या होते हैं, 3 टाइप्स कंपोनेंट होते हैं, ठीक हो गया। उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर। सो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अब हम देखते हैं कि ये हर एक होता क्या चीज़ है, ठीक हो गया। सो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जैसे प्लांट को देखिए, ब्लू ग्रीन अलगाई को देखिए, ठीक हो गया, वो अपने लिए खुद फूड बनाते हैं। और ये जो होते हैं जैसे लाइट एनर्जी को लेके फोटोसाइंथेसिस के ज़रिए अपने लिए फूड बना लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स कहेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो अपने लिए ही फूड बनाए। ओके, प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स के अलावा प्लैंकटन्स भी होते हैं, ठीक है। प्लैंकटन्स क्या होते हैं, आपको पता है, प्लैंकटन्स ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रीली वाटर के सरफेस के ऊपर, या पॉन्ड हो, लेक हो, रिवर हो, ओशन हो, जो भी हो, उसके ऊपर क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक प्लांट्स जो फ्रीली वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं उसको हम फाइटो प्लैंकटन्स कहते हैं, ठीक हो गया। बट माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक एनिमल्स जो फ्रीली वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं उसको हम जू प्लैंकटन्स कहते हैं। और आपको पता है कि प्रोटोज़ा और जू प्लैंकटन जो है उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। जू प्लैंकटन की एक एग्जाम्पल ये है कि ये प्रोटोज़ा होता है। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स जैसे हम क्या करते हैं, हम प्लांट से खाते हैं, हम एनिमल्स को खाते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मतलब हम कंज्यूमर्स हैं क्योंकि हम दूसरों से
लेते हैं अपना खाना, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों से फूड लेते हैं, जैसे हम अगर देखें एनिमल्स से हम लेते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं, हम फूड में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स से भी डिपेंड होते हैं। और अगर आप देखें एनिमल्स भी जो होते हैं वो भी दूसरे से खाते हैं, सो वो भी क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। इसकी एग्जांपल्स तो बहुत आसान है, जैसे मैन हो गया, गोट, डियर, फिश, लायन, ये जो सारे एनिमल्स हैं ये सारे कंज्यूमर्स में ही आएंगे। कंज्यूमर्स खुद भी क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स खुद भी उनकी टाइप्स होते हैं। कंज्यूमर्स की हेर्बीवायर्स होते हैं और कार्निवायर्स और पैरासाइट्स और ओमनीवायर्स, ठीक है। ओके, हेर्बीवायर्स क्या होते हैं? हेर्बीवायर्स जैसे गोट को ले ले, कैटल को ले ले, स्क्विरल को ले ले, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये प्लांट से खाते हैं। जो प्लांट खाते हैं ना उसको हम कहते हैं हेर्बीवायर्स। कार्निवायर्स कौन से होते हैं? जैसे आप देखिए कि कैट हो गया, फ्रॉग हो गया, सम लायन, टाइगर, ये सब क्या खाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, ठीक हो गया। सो वो एनिमल्स जो सिर्फ मीट खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्निवायर्स कहते हैं। उसके बाद ओमनीवायर्स, जैसे हम मीट भी खाते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं, हम पल्सेस भी खाते हैं, ठीक हो गया। सो हम जैसे भी आप देखो जो हम हमारे लिए अच्छा हो हम खा सकते तो हम वही खाते हैं। सो वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स से फीडिंग करते हैं उसको हम कहते हैं ओमनीवायर्स। और ओमनीवायर्स में ह्यूमंस आते हैं, बियर भी होता है, ठीक है। बियर जो होता है क्योंकि वो गोश्त भी खाता है और फूड वगैरह भी खाता है तो उसमें वो भी आता है। सो ये हो गई ओमनीवायर्स। उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में क्या होता है, डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो लिविंग और अगर डेड प्लांट्स हो या डेड एनिमल्स हो उनको क्या कर ले, ब्रेक डाउन कर ले, बिल्कुल डिकम्पोज कर ले। जैसे फंजाई हो गई, बैक्टीरिया हो गया, वो जब डेड प्लांट्स होते हैं या डेड एनिमल्स की बॉडी होती है उनको क्या कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। तो डिकम्पोजर्स एक टाइप की ये भी हमारे लिए हेल्प करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा भी रखते हैं। और दूसरी बात, ये रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक हो गया। सो ये इस डिकम्पोज़र को हम सेप्रोट्रोप्स भी कहते हैं या फिर हम इसको रिड्यूसर्स भी बुलाते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर क्या होता है? डिकम्पोजर्स हेल्प इन डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट और डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर ये डिकम्पोजर नहीं होते तो प्लांट्स और एनिमल की डेड बॉडी तो हमारे पास इतनी ज़्यादा हो जाती तो हमारे पास तो नेचर ही नहीं रहती, ठीक हो गया। और ये क्या करती है, हमारे लिए स्पेस बना लेती है ताकि न्यू जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी आसानी से लीव कर सके। तो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं और स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि जो न्यू जनरेशन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ज़िंदगी गुजार सके। और क्या करते हैं, डिकम्पोजर मिनरल्स और ऐसे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं ना ऑर्गेनिक मैटर में ट्रैप होते हैं उसको रिलीज़ करते हैं, ठीक हो गया। जैसे प्लांट्स में देखो जो फर्टेलिटी है सॉइल की ये भी इसी डिकम्पोजर की वजह से आती है। डिकम्पोजर्स सम एसिड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। ये जो होती है ये मिट्टी की स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं मटेरियल्स की, जैसे बायोस्फीयर को देखिए, या ये ऐसे प्रोसेस करते हैं जैसे अनएंडिंग चेन की तरह होती है, ठीक हो गया। सो ये बायोस्फीयर को भी रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। उसके बाद आता है एबायोटिक। ओके, सो एबायोटिक का मतलब क्या होगा? एबायोटिक हमारे पास मतलब जो नॉन लिविंग थिंग के साथ हमारे पास ये जो रिलेट करें, जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट एबायोटिक में आती, जैसे सोइल की टेक्सचर हो, टोपोग्राफी हो, वाटर और एयर हो, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे जो हैं इस साइक्लिक मटेरियल्स में इकोसिस्टम में ये भी आते हैं और इसको हम बोलते हैं एबायोटिक, ठीक हो गया, क्योंकि ये तो लिविंग थिंग्स नहीं होते। तो ये कंपोनेंट हमारे पास एबायोटिक में आएंगे। ओके, उसके बाद क्या आता है, क्लाइमेट फैक्टर्स। क्लाइमेट फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, रेनफॉल एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं ये फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स पे बहुत इफेक्ट डालते हैं, ठीक हो गया। तो अब फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं? इकोसिस्टम हमें दिखाता है कि सोलर एनर्जी और उसकी एफिशिएंसी इकोसिस्टम में कितनी इफेक्ट डालती है, ठीक हो गया। जैसे सोलर एनर्जी का देखें, जो इकोसिस्टम को जहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है तो उधर। ओके, अब देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इंडिकेट्स अवेलेबल सोलर एनर्जी एंड द एफिशिएंसी ऑफ इकोसिस्टम टू ट्रैप द सेम, ठीक हो गया। तो हम सोलर एनर्जी कितना अवेलेबल है उसको दिखाते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इकोसिस्टम के लिए उसको दिखाते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे पास कितने मिनरल्स अवेलेबल हैं या रिसाइकलिंग पीरियड्स में कितने मिनरल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। हमें ये नॉलेज देता है
कि हम इंटरेक्शन या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पॉपुलेशन को देख सके, बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट में जो होती है, ठीक है, उनके रिलेशन को चेक कर सकें, उसके बारे में हमारे पास इल्म हो, दानिश हो। ये हमें मदद करता है कि हम ये देखिए कि रिसोर्सेज कितने कंजर्वेशन हो सकते हैं। ठीक है, हो गया कंजर्वेशन, आपको पता है मतलब कि हम यूज़ भी कर सकें और फिर उसको रिसाइकिल करके फिर से यूज़ कर सकें, उसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। या फिर इकोसिस्टम में ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जैसे एनर्जी फ्लो होता है या बायोकेमिकल साइकिल्स हैं, न्यूट्रिएंट मूवमेंट है, ये सारे चीज़ों को जब हम देखते हैं ना, तो हमारे पास ये सारे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स ही आते हैं। इन्वायरमेंट फैक्टर्स में फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स, फ्लो ऑफ एनर्जी, 10% लॉ जो होती है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये सारे जो होंगे इन्वायरमेंट में आएंगे। उसके बाद फूड चेन है। फूड चेन क्या होता है आपको पता है? फूड चेन बहुत ही आसान चीज़ है, आप लोगों ने बहुत पढ़ा भी होगा। जो होता है ये एक अन उसके बाद है फूड चेन। फूड चेन क्या है? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी, इसको हम कहते हैं फूड चेन। तो वो सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कम्युनिटी में जो होती है, जब ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से क्या करते हैं? फीडिंग करते हैं और वो फूड एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन। इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे ग्रास हॉपर को देखो, ग्रास हॉपर क्या खाएगा? ग्रास खाएगा। फिर ग्रास हॉपर को फॉर एग्जांपल रैबिट खाएगा, फिर रैबिट को स्नेक खाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह की क्या हो जाएगी? फूड चेन हो जाएगी। तो फूड चेन की अरेंजमेंट जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रास का और फिर उस ग्रास हॉपर का, ठीक हो गया। सो ये फूड चेन की एग्जांपल है। या फिर मैं ये भी बता सकती हूँ कि ग्रास जो हमारे पास होगा वो प्रोड्यूसर होगा। ठीक है, ग्रास क्या होगा? ग्रास है प्रोड्यूसर। उसके बाद अगर ग्रास कौन सी चीज़ें खाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं डियर को ले लूँ, ठीक है, डियर क्या होता है? हेर्बीवायर होता है, तो वो प्लांट ही खाएगा। फिर लायन क्या है? लायन हमारे पास क्या होगा? कार्निवायर होगा। ठीक है, कार्निवायर। क्यों? ये देखिए, तो क्या हो गया? डियर ग्रास को खाएगा, लायन डियर को खाएगा। ठीक हो गया। तो अगर अचानक ग्रास हमारे अर्थ से गायब हो जाए तो फूड चेन का बिल्कुल भी ज़रिया ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ग्रास खाने वाले जो हर्बीवायर्स है वो मर जाएंगे। तो जब वो हर्बीवायर्स मर जाएंगे तो कार्निवायर्स के लिए कोई खाना नहीं होगा, तो वो भी मर जाएंगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन क्या है? स्टडी ऑफ फूड चेन हमें ये मदद करता है कि हम फूड रिलेशनशिप और उसके इंट्रैक्शन को, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उसमें, उसको समझ लें, उसको स्टडी करें। फूड चेन को स्टडी करें, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और मटेरियल्स को जो लिविंग थिंग्स के बीच में होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे नॉलेज आ जाएगी। उसके बाद है कि फूड चेन हमें डायनेमिसिटी टू इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। ठीक है, तो फूड चेन हमें डायनेमिसिटी देता है इकोसिस्टम का। दूसरी बात क्या है कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे पेस्टिसाइड्स हो, वेरीसाइड्स एक्सेट्रा, ये जो होते हैं उसके मूवमेंट को हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये हार्मफुल है नहीं है, कौन सी हार्मफुल है, हम कौन सी यूज़ करें, कौन सी यूज़ ना करें। ठीक है, तो ये नॉलेज जो होती है, ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है फूड वेब, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम विच एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पेशीज और कॉल्ड फूड वेब। ठीक है, सो वो कनेक्शन जो फूड चेन में होता है और वो इकोसिस्टम में ऑपरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। फूड वेब जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है एक पोजीशन में, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा टाइप की खाना खा ले, तो फूड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड हो सकते हैं एक एनिमल के लिए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी हमारे पास होते हैं। तो ये आपके बुक में एक डायग्राम भी ड्रॉ की होगी कि अगर हमारे पास इधर फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो तो प्लांट्स को खाने वाले बहुत सारे हेर्बीवायर्स हैं। ठीक है, वो हेर्बीवायर्स हैं तो उन हेर्बीवायर्स के लिए भी बहुत सारे कार्निवायर्स होते हैं। तो इसी तरह ये फूड वेब सारे एक साथ जुड़े होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। उसके बाद क्या होगी? ट्रॉफिक लेवल्स होगी। तो वेरियस स्टेप इन द फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड या एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, सो वो डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं जो फूड चेन में होते हैं और उसमें क्या होता है, जो फूड ट्रांसफ़र होता है या एनर्जी लेवल ट्रांसफ़र होता है उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और हमें पता है कि ये जो फूड ये ट्रॉफिक लेवल है ये ग्रेजुअली क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक हो गया। ये देखिए, जैसे अगर मैं आपके लिए इधर बना भी दूँ, अगर ये मेरे पास हो ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है, इधर नीचे सबसे नीचे क्या होंगे? प्रोड्यूसर होंगे। उसके बाद इधर हमारे पास आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। उसके बाद हमारे पास इधर हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर।
ठीक है, ये देखिए ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, और इधर होगा टर्शियरी, टर्शियरी कंज्यूमर, ये देखो डिक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया। सो सबसे ज़्यादा क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। और ये देखिए अगर मैं इधर एनर्जी लेवल की बात करूँ तो इधर 1000 किलो जूल होगा एनर्जी, फिर उसके बाद इधर 100 किलो जूल होगा, उसके बाद इधर 10 किलो जूल होगा, फिर इधर क्या आ जाएगा 1 किलो जूल। तो ये ट्रॉपिक लेवल होगी। ठीक है, ये ट्रॉपिक लेवल कहते हैं इसको, ये जैसे पायरामिड की तरह। और उसके बाद क्या है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए अगर आप देखें तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1000 को 100 के साथ तो 10 ही बचेगा, या 100 को 10 के साथ तो 10 ही बचेगा। सो ये देखिए, तो 10% ऑफ एनर्जी जो होता है वो नेक्स्ट टॉपिक से क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, बट वो 90% क्या होता है, उसी लेवल में रह जाता है। क्या आ रहा है, फ्लो ओपन एनर्जी। फ्लो ओपन एनर्जी क्या होती है, आप लोगों को पता है कि एनर्जी जो है वन टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक जाती है फूड चेन में, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, 1% ऑफ सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक हो गया, कैप्चर कर लेते हैं। फिर ये जो है एक प्रोसेस होता है फोटोसाइंथेसिस, जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए अपने लिए क्या बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, और उसमें सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यूज़ होती है और सम एनर्जी भी रिलीज़ हो जाती है। तो ये एनर्जी आप देखिए तो हीट की तरह भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। तो वो जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, वो केमिकल एनर्जी की शक्ल में प्लांट्स में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लांट्स जब प्लांट्स को हर्बीवायर्स खाते हैं तो वो केमिकल एनर्जी जो प्लांट्स में होती है वो क्या हो जाती है, वही हर्बीवायर्स व वही एनिमल्स जो इस प्लांट से खाते हैं उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक हो गया। सो हर्बीवायर्स ये एनर्जी को क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। सो ये एनर्जी जो होती है एज अ हीट रिलीज हो जाती है और बाकी एनर्जी सारा स्टोर हो जाता है। तो यही प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है ये इसी तरह क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। क्योंकि उसके बाद हर्बी वायर्स को क्या खाएंगे, कार्नी वायर्स खाएंगे, तो वो एनर्जी जो हर्बी वायर्स में स्टोर हुई है तो वो एनर्जी कार्नी वायर्स को मिल जाएगी। और इसी तरह कार्नी वायर्स थोड़ी सी एनर्जी को हीट की जैसे बाहर की तरफ दे देंगे और वो बाकी एनर्जी जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। 10% लॉ क्या होता है, 10% लॉ स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग टू पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। अभी मैंने आप लोगों को बताया ट्रॉपिक लेवल में जो मैंने इस तरह पायरामिड बनाई थी। ठीक है, तो हर लेवल में सिर्फ 10% ही एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होता है। उसको हम क्या कहते हैं, 10% लॉ कहते हैं। जैसे आप सपोज करें कि 1000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी होगी, ग्रीन प्लांट्स उसको रिसीव करेगी, तो 1% ऑफ एनर्जी जो है अर्थ में यूटिलाइज होगी प्लांट्स के जरिए। ठीक है, सो 10 जूल जो है वो ट्रैप होगी बाय प्लांट्स, क्योंकि 1000 हमें दे रही है ना, ये देखिए सन हमें 1000 जूल दे रही है, तो सिर्फ 1% ही ट्रैप होती है। तो मतलब सिर्फ 10 जूल जो होगा वो प्लांट्स के ज़रिए क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो बाकी जो 990 जूल ऑफ एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाएगा। सो इसको हम क्या कहते हैं कि 10% ऑफ जूल ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। तो 10% ऑफ द 10 जूल एनर्जी ऑफ प्लांट जो होगी वो क्या बन जाएगी, 1 जूल। तो अवेलेबल हर्बीवायर एनिमल्स के लिए सिर्फ 9 जो है 1 जूल रहेगी, और 9 जूल जो है वो इन्वायरमेंट को दे देंगे और वो लास्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कि 10% लॉ। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आती है, ठीक है, अगर हमारी एक्टिविटी की वजह से हो, जो भी हो, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हमारे एक्टिविटी पे भी इफ़ेक्ट डालती है और हमारे आसपास में भी इफ़ेक्ट डालती है। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर या वेस्ट डिस्पोजल। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओके, आपको पता है कि ओजोन लेयर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। और ये स्ट्रेटोस्फियर में होता है, वो 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर में जो है अबाउ सी लेवल इस O3 को या वही ओजोन को हम देख सकते हैं। सो ये जो 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक जो ओजोन लेयर है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ओजोनोस्फियर। ओजोनोस्फियर, ठीक हो गया। ओजोन जो है बहुत ही पॉइजनस है अगर ग्राउंड लेवल में हो, ये जो है पोल्यूशन में आता है, बट स्ट्रेटोस्फियर में ये प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे अर्थ को यूवी लाइट से या फिर कॉस्मिक रेज जो होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं हमारे लिए, उससे हमारे अर्थ को बचा लेता है। अच्छा, ये जो है ये बनता कैसे, देखिए हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। सो एच वी मीन्स हमारे पास इधर लाइट होगी, सो ये जो है ये O2 है, ठीक हो गया,
तो ये क्या हो जाएगी, O+O एटॉमिक लेवल पे आ जाएगी। तो जब ये आ जाएंगे, ये O सिर्फ पे रह जाएगा ना, सो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है इसी एक के साथ जुड़ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओजोन। ठीक हो गया। सो ओजोन लेयर प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है हमारे अर्थ के लिए। वो हमेशा हार्मफुल यूवी लाइट्स या कॉस्मिक रेज जो भी हो, बहुत सारे ख़तरनाक रेडिएशन होते हैं स्पेस में, उससे हमारे अर्थ को बचाता है। क्योंकि अगर ये लाइट्स जो है हमारे तक पहुंच जाए, ये रेज पहुंच भी जाए, तो स्किन का कैंसर बन सकता है, आइज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, इम्यून सिस्टम को, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको वीक कर सकता है, प्लांट्स को जो है डिस्ट्रक्ट कर सकता है। सो हमारे जो ओजोन लेयर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बट कुछ ही टाइम में, ये देखो 1985 में डिस्कवर हुआ था कि ये ओजोन लेयर कहीं कहीं जगह थिक हो गया है। ठीक है, बहुत थिक हो गया है। जैसे उन लोगों ने फर्स्ट डिस्कवर किया था कि अंटार्कटिका के ऊपर जो लेयर है उसके ऊपर उसकी थिकनेस बहुत कम हो गई थी, तो उसको उन लोगों ने ओजोन होल का नाम दे दिया। तो हमने क्या करना है, हमने बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं ताकि हम इस ओजोन लेयर के डिप्लेशन को क्या कर सके, जितना हो सके कम कर सके। क्योंकि अगर ये ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए तो फिर कैंसर की सुनामी अर्थ पे आ जाएगी। एक तो ये है कि CFCs जो होता है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, ये भी बहुत अहम जो किरदार होती है इस ओजोन लेयर को ख़राब करने में, इसका बहुत हाथ है। क्योंकि ये जो है इनर्ट केमिकल है। ठीक हो गया। जैसे फ्रियोन जो होती है रेफ्रिजरेटर में, ये फायर एक्सटिंग्विशर में, या बहुत सारे स्प्रेज में, या फिर AC वगैरह में भी ये वाली गैस जो होती है यही यूज़ होती है। ठीक है। ये जो है बहुत ही लाइट वज़न की होती है, तो ये ऊपर की तरफ जाती है। जब ऊपर की तरफ चली जाती है तो जो O3 है उसको ब्रेक डाउन कर लेती है। ठीक है। तो O3 को ब्रेक डाउन करती है तो वो हो जाता है O2 और +O, ये हो जाता है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम में आया है कि ये CFC जो है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना कर सकें। आजकल जो है इन CFC की जगह बहुत सारे और भी गैसेस आए हैं जो बहुत अच्छे हैं और यूजेबल भी हैं। तो फिर हम इसके हिसाब से अगर ये कम यूज़ करें तो अपने डिप्लेशन को बहुत स्लो कर सकते हैं। दूसरी टॉपिक क्या है, गार्बेज डिस्पोजल। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, गार्बेज accumulation एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली इन अर्बन एरियाज। ठीक है। बहुत सारे गन बनते हैं, इंडस्ट्रियल गंद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। ये गार्बेज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो गई है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये जो गार्बेज डिस्पोजल है ये भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक हो गया। अब डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो है ये हमें ये करना चाहिए कि ये साइंटिफिक तरीक़ों से इसको हम ख़त्म करवाएं। तो इधर डिफरेंट मेथड होते हैं कि हम इस वेस्ट को डिस्पोजल कर सकते हैं। ओके। हम इस वेस्ट को डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट तरीका क्या है, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होती है, जब हम इस गन बला को बहुत हाई टेम्परेचर में जला दें, इसको हम क्या कहते हैं, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में जो गन होता है वो सारा ऐश में तब्दील हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस को हम इंसिनरेशन कहते हैं। ये बिल्कुल भी हाउस होल्ड केमिकल बायोलॉजिकल वेस्ट को ख़त्म कर लेता है। दूसरी क्या है, ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, ठीक है, उसको हम कुछ ऐसे एरिया और टाउन को चूज़ करते हैं और उसमें ही इस गन को रख लेते हैं। और ये तो आपको पता है कि ये पोल्यूशन की वजह भी बन सकती है, और बहुत सारे रैट्स, मॉस्किटोज़ ये वगैरह, तो ये बहुत अच्छे मेथड नहीं होती। उसके बाद लैंड फिलिंग्स है। लैंड फिलिंग्स में हम क्या करते हैं, वेस्ट और डंप को लो लिविंग एरिया में कंपैक्ट करते हैं और बुलडोज़र के साथ ज़मीन के अंदर जो है दफन कर लेते हैं। कंपोस्टिंग है। कंपोस्टिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं वो कंपोस्ट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे इधर है हमारे पास 2 × 1 मीटर × 1 मीटर में। ठीक है। इसको इस इतने ही डायमेंशन में थिन लेयर ऑफ सॉइल जो है उसके ऊपर डाल लेते हैं। तो 3 मंथ्स के बाद जो है उसको हम गार्बेज से जो है फिल करवा लेते हैं। और उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर्स हो तो वो तो आपको पता है वो तो डिकम्पोज ही हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग। रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग तो आपको पता है कि सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो या फिर ग्लास हो, ये वगैरह जो है उसको हम ब्रेक। आगे आता है कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का था, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट हमारे पास combination of all the physical and biological condition affecting in the response of living organisms is called environment। ठीक है। सारे फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन जो हमारे रिस्पॉन्स
पे हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस पर रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर इफेक्ट डालता है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? द वेस्ट विच आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंटर इनटू द बायो जियोकेमिकल साइकिल और नॉन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक हो गया। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या बोला मैंने? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे वेस्ट को क्या कर लें, ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसको बायो जियोकेमिकल के साइकिल में इंटर करवा लेते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? वो वेस्ट जो ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक हो गया। सो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल प्रोडक्ट्स में नहीं बना सकते, इसको हम नेचर में कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। गार्बेज क्या होता है? डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, मतलब वही गंद, कूड़ा करकट। ठीक हो गया। इंसेंट्रेशन क्या होती है? डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स बाय बर्निंग एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड इंसेंट्रेशन। ठीक है। सो हम जब वेस्ट को बहुत हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, बिल्कुल जला ही देते हैं, ख़त्म करते हैं, ऐश में तब्दील करते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो वो होता है इंसेंट्रेशन। बायोटिक कम्युनिटी क्या है? जो a group of various population of organisms living in a region is called the biotic community। तो एक ऐसी पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप होगी जो इसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको हम बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होती है? सेल्फ कंटेन एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मेड बाय इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे मैं एक जगह में रहती हूँ, सिटी भी है, लोग भी है, कैट, डॉग्स, प्लांट्स वगैरह, ये सारा हम साथ में क्या बना रहे हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की कंपोनेंट क्या थे? एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक कंसिस्ट होते हैं इनऑर्गेनिक और बेसिकली वही नॉन लिविंग और क्लाइमेटिक फैक्टर्स को हम एबायोटिक कहते हैं। बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हैं उसको कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर, प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि वो अपने लिए खाना बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स हो गए। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो दूसरे से खाना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स। ठीक हो गया। वो अपने लिए खुद खाना नहीं बना सकते, वो किसी पे डिपेंड होते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब्स वगैरह, जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे डेड प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ये सारे। फूड चेन क्या होता है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन। इसमें आपको पता है कि एनर्जी भी ट्रांसफ़र होता है, जैसे मैंने आपके लिए एक्सप्लेन भी कर लिया। ट्रॉफिक लेवल्स क्या है? इच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज नॉन एज अ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। हर स्टेप ऑफ फूड चेन को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। सिर्फ 10% ऑफ फूड जो होती है एक दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल होता है, बाकी जो है वो उसी लेवल में रह जाता है। फूड वेब क्या होता है? द वेब फॉर्म बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स ऑफ द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल्ड फूड वेब। ठीक है। सो फूड वेब क्या होगी? इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, जो फूड चेन में कनेक्शन होती है ट्रॉफिक लेवल्स में, उसको हम फूड वेब कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। सो बायो मैग्निफिकेशन, जब हमारे बॉडी में हमारे बॉडी हो, एनिमल हो, प्लांट हो, हार्मफुल केमिकल्स उस बॉडी में इंक्रीज कर ले पर यूनिट ऑफ मैथ्स। ठीक है। उसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन लेयर थिन होता जा रहा है, उसको हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। बेसिकली थिन मतलब छोटा होता जा रहा है, नाजुक होता जा रहा है। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस क्या है? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFCs, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरीन, ये सारे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। ठीक हो गया। सो ये जो है एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे हम डिस्पोजल करें अपने जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोजल करें बायोडिग्रेडेबल में। ठीक हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं मटेरियल, उनको हम चाहिए कि इतना ज़्यादा यूज़ ना करें या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम ना बनाएं। और क्या है? हम पेट्रोल को यूज़ को कम कर लें क्योंकि पेट्रोल से सबसे ज़्यादा ही हमारे लिए पोल्यूशन बनती है। इंजन जब प्रॉपरली बर्न होता है तो उससे एग्जॉस्ट से बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत बुरे हैं। ये क्या है कि हम जो है प्लास्टिक के पेपर यूज़ ना करें, हम पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं, गनी बैग्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसकी जगह के हम पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग्स यूज़ करें क्योंकि आपको पता है वो डिस्पोजल नहीं हो सकते, वो बायोडिग्रेडेबल है। एक्टिविटीज़ जैसे गार्डनिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्ट जो है फर्टिलाइज़र के लिए, ये चीज़ें अगर हमने यूज़ करनी हो
तो ये यूज़ करें, नेचुरल चीज़ें यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि केमिकल चीज़ें हमारे अर्थ के लिए बहुत ही बुरी है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बुरी चीज़ होती है। अगर इन्वायरमेंट के बारे में बोलूँ कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ रीजन विच ऑर्गेनिजम्स लीव्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होगा? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंडीशन जो एक रीजन में होती है ऑर्गेनिजम्स के लिए, और ऑर्गेनिजम्स उधर ही इसी कंडीशंस में रहते हैं, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे एयर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, ये सारे जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स की रहने की वजह बन सकती है। ठीक है, मतलब एक जगह आपने देखा होगा एक टाइप की प्लांट होती है, दूसरे मुल्क में वो नहीं होती, एक मुल्क में एक टाइप की एनिमल होती है, दूसरे में नहीं होती। वो सारा क्या होता है? इसी टेम्परेचर, लाइट और सॉइल, इसी एयर की वजह से होती है। इन्वायरमेंट में मेन कंपोनेंट्स क्या है? फिजिकल सराउंडिंग मतलब सॉइल, एयर, वाटर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और विंड स्पीड। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? इसको हम एबायोटिक और नॉन लिविंग और इन्वायरमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सॉइल, वाटर बॉडीज़ और एयर ये जो है ये सारे क्या आते हैं? एबायोटिक में आते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को सप्लाई करने के लिए, ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट एलिमेंट सप्लाई कर सकें, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम स्पेस प्रोवाइड कर सके ताकि वो रह सके। वेदर, कंट्रोलिंग वेदर ऑफ अ प्लेस मतलब एक प्लेस की हम वेदर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके। बायोटिक या बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और डिकम्पोजर। ठीक हो गया। सो और बाकी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होते हैं? काइट्स एंड वल्चर्स जो डेड ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं? खाना खाते हैं। उसको आपको पता है क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। ठीक है, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जो डेड एनिमल से, डेड बॉडी से अपना खाना प्रोवाइड करते हैं। इकोसिस्टम का भी मैंने बोला, इकोसिस्टम में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम पूरा नॉन लिविंग कंपोनेंट से जो है एबायोटिक में आता है, बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद ऑटोट्रॉप्स के बारे में मैंने बताया, फूड चेन भी, ओजोन लेयर के बारे में भी मैंने बता दिया, सो डिप्लेशन और बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन के बारे में भी मैंने बता दिया। ठीक हो गया। सो ये सारे जो थे इंपॉर्टेंट चीज़ें थे। फूड वेब, जैसे फूड चेन और फूड वेब क्या है? फूड चेन इज स्ट्रेट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बट फूड वेब कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। फूड चेन जो है कोई लिंकेज को क्रॉस नहीं करता, बट फूड वेब जो है जो लिंकेज होती है उसको क्रॉस कर लेता है। फूड चेन, इंटायर फूड चेन गेट्स अफेक्टेड इफ एनी ऑर्गेनिजम्स डाइज। मैंने जैसे बोला कि अगर ग्रास गायब हो गए तो सारे गायब हो जाएंगे, बट फूड वेब में कोई इफेक्ट दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता अगर वो डेड भी हो जाए। फूड चेन में मैक्सिमम 5 से 6 पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेशीज़ होते हैं, बट फूड वेब में बहुत सारे पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेशीज़ होते हैं। सो ये था आपका चैप्टर 10 इन्वायरमेंट। बहुत ही इजी था। सॉरी अगर मैं अच्छी तरह आपको नहीं समझा सकी, बस मेरी उर्दू इधर तक ही है और मैं इधर तक ही समझा सकती हूँ। अगर आपको और भी कोई टॉपिक समझना है या समझना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट्स में। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लाइक भी करें तो मैं बहुत आपके शुक्रगुजार होंगी। ये लाइक का बटन, यस। थैंक यू वेरी मच टॉपर्स, टेक केयर, बाय।